नमस्कार, स्वागत है आपका जीके न्यूज़ में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गोसाईगंज के ब्लॉक प्रमुख विनय वर्मा जी। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अभी आपके कार्यकाल को 2.5 साल लगभग कंप्लीट हो गए हैं। क्या कुछ विकास कार्य आपने अपने क्षेत्र में करा है ब्लॉक में? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा और आपको जानकारी दूंगा कि कल मेरे कार्यकाल को 3 वर्ष पूरे हो जाएंगे और मेरे विकास खंड में जो भी ग्राम पंचायतें हैं, उन ग्राम पंचायतों में जो जरूरी आवश्यक चीजें हैं, विकास के मुद्दे हैं, उन विकास कार्यों पर पूरा करने का, उन विकास कार्यों को कराने का मेरा वरीयता रही है। वरीयता के आधार पर मैंने उन विकास कार्यों को कराने का काम किया है। जो जरूरतमंद लोग आए हैं, उनको मदद करने का काम किया है और जो विकास खंड स्तर से होने वाला है, वो विकास खंड स्तर के साथ-साथ शासन और प्रशासन से मेरे द्वारा पैरवी करके कराने का काम किया गया है। अभी क्षेत्र में, ब्लॉक में स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर आपने क्या कुछ कार्य? हाँ, हमारे यहाँ मेरे विकास खंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और पीछे अन्य छोटे सामुदायिक अस्पताल निर्मित हैं, जहाँ पर कुछ जगहों पर जो गाँव में, ग्रामीण अंचलों में सरकारी अस्पताल थे, उन अस्पतालों तक डॉक्टर नहीं पहुँचते थे। मेरे द्वारा एक कोशिश की गई कि जो पीछे स्तर पे जो गाँव में दूर-दराज में अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में प्रतिदिन डॉक्टर बैठे और उन गाँव वासियों का समुचित इलाज करें। इसके लिए मेरे द्वारा प्रयास किया गया। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलकर मैंने प्रयास किया कि उन अस्पतालों में डॉक्टर पहुँचे और आज मैं कह सकता हूँ कि उन सभी अस्पतालों में प्रत्येक दिन डॉक्टर पहुँच रहे हैं और गरीबों का इलाज कर रहे हैं, ज़रूरतमंदों का, बीमारों का इलाज हो रहा है। ऐसा मेरे द्वारा एक पहल की गई कि सभी अस्पतालों में डॉक्टर प्रतिदिन पहुँचे और प्रतिदिन खुले। अभी जैसे कि बारिश का मौसम चल रहा है और क्षेत्रों में, गाँव में जल भराव हो जाता है, तो आपके ब्लॉक में, आपके क्षेत्र में क्या सड़क वगैरह का कैसे खड़ंजा आपने किस तरह से बनवाया? जलभराव की जो समस्याएं हैं, उनको दूर करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, प्रधानगण हैं, उनके माध्यम से जलभराव को दूर करने का काम किया जा रहा है। जहाँ पे जलभराव अधिक है, पंचायत स्तर पे नहीं काम हो पा रहा है, वहाँ क्षेत्र पंचायत द्वारा या मेरे द्वारा या शासन प्रशासन की मदद से हम लोग जलभराव दूर करने का काम करते हैं। नाला खुदाने का या जलभराव की समस्या जहाँ ज़्यादा है, वहाँ पे कई स्थानों पे जलभराव की सूचना जैसे आई, 1-2 स्थानों पे मैंने स्वयं जाके जलभराव की समस्या का निदान करवाया और ये कोशिश है कि कहीं भी क्षेत्र में ऐसी समस्या से हमारे क्षेत्रवासियों को जूझना ना पड़े, उनकी समस्या का निदान हो। मतलब जनता की सेवा के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं। जी, 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 जी। तो क्षेत्र में जैसे किसी को किसी प्रकार की समस्या होती है, तो आप तक आपके आवास पे जाके कैसे आप तक? एक हमारा जो विकास खंड कार्यालय है, गोसाईगंज मेन चौराहे पे स्थित है। गोसाईगंज ब्लॉक कार्यालय है। ब्लॉक के जस्ट बगल में ही मेरा आवास भी है, जहाँ पर मेरी कोशिश रहती है कोई विशेष कार्यों से अगर शहर आना पड़े तो आ जाता हूँ और अन्यथा की स्थिति में वहीं विकास खंड पर अपने कार्यालय पे और अपने आवास पे पूरे दिन जनता की समस्याओं को सुनने का काम, उनको कराने का काम किया जाता है। इससे पहले राजनीति में आने से पहले जब मैं वित्त व्यवसाय में था तो वकालत के क्षेत्र में रह के मैंने अधिवक्ताओं के चुनाव में नेतृत्व किया और सदर बार एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष रहा। उस नाते भी मैं जानकारी है जो न्यायिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत भी मैं लोगों की मदद करने का काम करता हूँ। तो जैसे अभी आपने बताया कि पहले आपका पेशा अलग था, अभी आप राजनीति में पूरी तरीके से आ गए हैं, तो क्या सोच के आपने राजनीति में कदम रखा? सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए जो देखते थे कि पीड़ित, गरीब और वंचित लोग जब न्यायालय आते थे, मेरे पास आते थे या न्यायालय पहुँचते थे, तो उनका जब दर्द देखते थे, ये महसूस करते थे कि किस प्रकार से कमज़ोर लोग पैसे के अभाव में किस प्रकार से उनको समस्याएँ होती हैं, किस प्रकार से उनको कठिन जीवन जीना पड़ता है। उन सब समस्याओं को मैंने अपनी समस्या मानकर इस राजनीति में आने का विचार किया कि मैं इस क्षेत्र में का प्रतिनिधित्व करूँ, ब्लॉक प्रमुख पद का चुनाव लड़कर शायद इन
गरीब लोगों की मैं मदद कर पाऊँ तो मैं अपने को खुश समझूँगा, अपने आप को खुशी महसूस एक करूँगा। चीज़ जैसे कि आपने बताया आपकी सोच बहुत अच्छी है और मुझे लगता है ऐसी सोच को सोच होनी चाहिए तभी लोग आगे किसी की मदद कर सकते हैं। पर इस सोच के साथ राजनीतिक क्षेत्र में सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्या लगता है? समस्याएँ तो हैं मैम, समस्याएँ हैं जब आप किसी की सही मदद कर रहे हैं, किसी सही आदमी की आप पैरवी करते हैं तो उसमें समस्याएँ बहुत होती हैं क्योंकि लोगों का ये मानना है कि जो सिस्टम चल रहा था पुराने समय से उसी सिस्टम के अनुसार लोगों की मदद की जाए, लेकिन ये नहीं है। कोशिश की जाती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। अगर किसी गरीब को हमारी सरकार आज गरीबों को मुफ्त आवास दे रही तो हम चाहते हैं कि हम उस गरीब को मुफ्त में आवास मिले, उसका कहीं से किसी भी प्रकार का शोषण ना हो, उसका मुफ्त में आवास मिले या किसी को शौचालय देने का काम अगर हमारी सरकार मुफ्त में कर रही तो कोई बिचौलिया उसका धन न खा पाए, ऐसी उद्देश्य के साथ मैं मदद करने की सोचता हूँ। और ये मेरी कोशिश है, मैं सभी को नहीं बदल सकता हूँ लेकिन मैं जहाँ पे हूँ उस जगह पे कम से कम ये सुनिश्चित कर दूं कि यहाँ पे आने वाला कोई गरीब, कोई असहाय, कोई पात्र व्यक्ति जिसको सरकार के द्वारा योजनाएं मिल रही हैं उन वो योजनाओं का समुचित लाभ उसको मिले, उसमें किसी बिचौलिए का कोई हस्तक्षेप न रहे। सर, आप भाजपा से हैं और जिस तरह से अभी लोकसभा के चुनाव हुए और मोहनलालगंज लोकसभा सीट से जिस तरह से हार मिली, उसको उसका जिम्मेदार कौन है? क्या लगता है कि क्या ऐसे कारण थे जिनकी वजह से इस हार का सामना करना? उसमें जिम्मेदारी तो किसी की एक की नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर है जो विपक्ष द्वारा एक माहौल बनाया गया कि हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार इस देश में आने वाले समय में चुनाव को खत्म कर देगी या आने वाले समय में कोई चुनाव ही नहीं होगा इस देश में, ऐसा माहौल बनाया गया। ऐसा एक माहौल बनाया गया कि हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान को खत्म कर देगी, आरक्षण को खत्म कर देगी, नौकरियों को समाप्त कर देगी। ऐसा विपक्ष ने एक माहौल बनाया, एक दुष्प्रचार किया, जिसके दुष्प्रचार में साधारण और जो लोग हैं जनता गुमराह हुई और उस गुमराह होने का फायदा विपक्ष ने उठाया और मोहनलालगंज लोकसभा की सीट हमारे। सर, आपको कहीं ये नहीं लगता है कि कहीं न कहीं जनता से कनेक्शन कम होने की वजह भी एक ये बड़ी वजह हो सकती है? जनता से कनेक्शन तो सभी जनप्रतिनिधियों का है, जो पार्टी के नेता हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, हम लगातार बूथ स्तर पर, गांव स्तर पर पार्टी हमारी काम कर रही, गांव-गांव जाकर पदाधिकारी जाकर बैठकें करते हैं, गांव के बीच में बैठते हैं। लेकिन जो एक अफवाह फैलाई गई, जो दुष्प्रचार किया गया, हमारी पार्टी के लोग उस दुष्प्रचार को रोकने में कामयाब नहीं हो पाए और हम उस दुष्प्रचार को प्रचार नहीं कर पाए, दुष्प्रचार को रोक नहीं पाए, ये हार का एक कारण रहा हमारे तो समझ जिस में। तरह से मोदी जी जैसे राशन फ्री में राशन दे रहे हैं सारे, तो क्या लगता है ये सब चीज़ें इस बार के लोकसभा चुनाव में काम आई? लोकसभा चुनाव में राशन भी काम आया, शासन भी काम आया, गरीबों का कल्याण भी काम आया, लेकिन जो दुष्प्रचार हुआ, जो माहौल एक सरकार के खिलाफ बना कि सरकार आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान को खत्म कर देगी और इस देश में आने वाले समय में कोई चुनाव नहीं होंगे, लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगे, जो आरक्षित श्रेणी के लोग हैं वो आरक्षण का लाभ नहीं पाएंगे। इस प्रकार का जो दुष्प्रचार किया जिसके बहकावे में लोग आ गए, जनता आ गई, जिस बहकावे से हमारा नुकसान हुआ, हमारी सीटें कम हुई और हमारा लोकसभा मोहनलालगंज का चुनाव भी हारा गया इसी कारण से। कहीं न कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी जी ने कहा था 400 पार, तो कहीं न कहीं ओवर कॉन्फिडेंस सब लोग हो गए, इसकी वजह से इस हार का सामना करना पड़ा। इस बात से आप सहमत हैं? हाँ, ये तो सही है कि जब मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया तो एक माहौल था देश में कि एक अच्छी सरकार अच्छा काम कर रही है, अच्छा वातावरण देश में है, तो हमारी सीटें 400 से ऊपर जाएंगी। कार्यकर्ताओं ने भी ये समझ लिया कि हाँ हमारी सीटें 400 ऊपर जाएंगी, हमें भी बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करने की जरूरत है। जो विपक्ष अफवाहें फैला रहा है उनके फैलाने दो या उनके किए गए कार्यों का हम लोग जवाब नहीं दे पाए, इसी ओवर कॉन्फिडेंस में नुकसान तो हुआ है। मतलब जिस तरह से धरातल पे काम होना चाहिए, वो नहीं हो पाया है कहीं न कहीं। हाँ ये तो आगामी 2027 के चुनाव में क्या कुछ और मेहनत करनी होगी, क्या कुछ बदलाव? 2027 के चुनाव में हम मेरी ये सोच है कि
जो अफवाहें विपक्ष के द्वारा फैलाई गई, उस अफवाह को हम लोग दूर करें, प्रचारित करें कि हम लोग आरक्षण पे हमारी सरकार किस तरह से काम कर रही है, हम आरक्षण को किस प्रकार से बचाए हैं, संविधान को बचाने के लिए हमारी सरकार ने कितने मजबूत काम किए, संविधान को सशक्त करने के लिए और ताकतवर बनाने के लिए हमने देश में काम किया है, वो चीजें हमें जनता को बतानी है। किस प्रकार से हम नौकरियां देंगे लोगों को, बेरोजगार लोगों को नौकरियां दे रहे हैं, आरक्षण के जरिए किस प्रकार से हम आरक्षित लोगों को लाभ दे रहे हैं। अभी हमारी सरकार ने किया, जो गरीब वर्ग है किसी भी जाति के हो, सामान्य श्रेणी के अगर व्यक्ति हैं और वो गरीब हैं, उनको भी 10% आरक्षण देने का काम हमारी सरकार ने किया। तो हम आरक्षण का खत्म नहीं कर रहे, हम आरक्षण को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। ये हमें जनता को बताना है, जनता के बीच में जा जाके जब हम बताएंगे तो आने वाला 2027 को चुनाव पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करें। तो आप जैसे कि भाजपा से हैं, तो आप अपना राजनीतिक करियर अभी तो आप ब्लॉक प्रमुख हैं, आगे कहाँ पे ले जाना चाहते हैं? क्या कुछ आगे तैयारियां आप कर रहे हैं? वैसे तो कोई तैयारी नहीं है, ब्लॉक प्रमुख का जो दायित्व मिला है उस दायित्व को मैं चाहता हूं कि मैं जिस प्रकार से लोगों ने सोच के साथ मुझे ब्लॉक प्रमुख बनाया, उसी सोच के साथ मैं काम करना चाहता हूं। समाज के सभी वर्गों का काम करना, बिना जात पात के, बिना भेदभाव के, गरीब अमीर सभी वर्गों का काम करना, जो जिस लायक है उसको हक और अधिकार दिलाने का काम करना है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, उसको उसकी पैरवी करने का काम करना है। इसी उद्देश्य के साथ अपना कार्यकाल करने का काम कर रहा है। जैसे कि विपक्ष का कहना है कि जो भी अभी एनडीए की सरकार बनी है, वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी, सरकार जल्द ही गिर जाएगी। तो क्या लगता है आपको इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार एनडीए की पूर्ण बहुमत से है और पूर्ण बहुमत की सरकार कहीं गिरने वाली नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी को सभी देश के लोगों का जनाधार है, जन आशीर्वाद है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी सरकार चला रहे हैं, तो सरकार कहीं से गिरने वाली नहीं। विपक्ष तो एक हमेशा सरकार के विपक्ष में खड़ा रहता है, विपक्ष का काम है। जिस तरीके से यूपी में इंडिया गठबंधन ने सीटें जीती और कही जा रही थी बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि 80 सीटें जीतेंगे, पर बिल्कुल अपोजिट हो गया। तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में धरातल पे किस तरह से काम करना होगा जनता के बीच में जा जाके? और एक कार्यकर्ता बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि पार्टी में जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको जिस तरह से तवज्जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। क्या आपको ऐसा लगता है? हाँ, ये जैसे अभी हमने बताया कि जो अफवाहें फैलाई गई 2027 से पहले, जब अगर संविधान के बारे में, आरक्षण के बारे में या किसी अन्य चीजों के जो अफवाहें विपक्ष के द्वारा फैलाई गई, उन चीजों को हम जनता में जा जाके प्रचारित करेंगे कि हम आरक्षण और संविधान के खिलाफ नहीं, हम आरक्षण और संविधान को बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए हमारी सरकार ने काम किया है। तो सरकार, जनता ये समझ जाएगी विपक्ष के बहकावों के भूल कर 2027 में पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बनाने का काम करेगी। गोसाईगंज की जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? अपनी पूरी मोहनलालगंज की जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे चैनल के अभी माध्यम से? जो चिकित्सा के क्षेत्र में आपने पूछा था, तो एक प्रयास हम लोगों का है कि एक 100 बेड का अस्पताल जो हमारे गोसाईगंज क्षेत्र में बन जाए, जिससे कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बीमार लोगों का इलाज मुफ्त में सरकार द्वारा कराया जा सके। ऐसी एक ऐसे कार्य चल रहा है कि उसमें ज़मीन का एक चयन हुआ है, बीएसडीएम साहब के माध्यम से, तहसील के माध्यम से एक प्रस्ताव शासन को जाना है और उस 100 बेड के अस्पताल को बनवाने के साथ उस क्षेत्र में चिकित्सा का बहुत अच्छा काम हो जाएगा। और जो शिक्षा का अभी हमारे क्षेत्र में बेटियों के लिए जो डिग्री कॉलेज की हम लोगों की डिमांड है, माननीय मुख्यमंत्री जी से इस पे समय लिया गया है, उस पे भी मिलने का काम है कि शिक्षा, चिकित्सा और शिक्षा 2 चीजें बेहतर हम कर पाएंगे तो हम अपने क्षेत्र को और खुशहाल और संपन्न और सशक्त बना पाएंगे। इस पे काम किया जा रहा है। चलिए सर, बहुत-बहुत धन्यवाद।